Hello everyone, welcome to Maths Adda channel. This is 60-day challenge, day number 16. In every lecture, we have discussed the 10 important questions of CSIR, NET, IIT JAM, GATE and NBHM. Today, we will discuss the 10 questions in which there are 6 questions from linear algebra, 2 questions from modern algebra and 2 questions from applied. तो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है इस चैनल को शेयर करें। और यहाँ पे हम 10 क्वेश्चन डेली डिस्कस करते हैं। वी डिस्कस द डेली 10 क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि नेट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उसे कैसे उससे डील करना चाहिए। ये हम सारी चीजें यहाँ पे सीखते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो जितना क्वेश्चन सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो और वही आपको बेनिफिट पेपर में होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 कि टी हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द रियल वेक्टर स्पेस R(n) over R such that कि the t square is equal to lambda t where lambda is a real number। मीन्स हमारे पास ये नॉर्म से रिलेटेड है या फिर सिंपल ये कह सकते हैं कि ये आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से रिलेटेड है। तो मीन्स हमारे पास पहले यहाँ पे गिवन है, सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये गिवन है कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा टी। ये रिलेशन हमें यहाँ पे दिया, तो इस रिलेशन का यूज करके हम सारे ऑप्शन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। नाउ द सॉल्यूशन नंबर, ये डे नंबर 16 है, तो क्वेश्चन नंबर 151। और इसके अलावा लेक्चर का जो पीडीएफ होगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हर लेक्चर का जो भी पीडीएफ होता है उसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में होता है, तो वहां से हर लेक्चर का आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो लिंक से। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हो, वहां पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा और डेली वहां पे आपको लेक्चर्स के वीडियो मिल जाएंगे। इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आपको डेली अपडेट मिलते रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 151 कि यहाँ पे टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है ऑन द रियल वेक्टर स्पेस R(n) ओवर R सच दैट कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा टी। ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा टी। ये एक रिलेशन दिया है, इस रिलेशन का यूज करके हम सारे, पहले ये कह रहा है कि नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स, यानी कि टी एक्स का जो नॉर्म होगा वो किसके इक्वल होगा, मॉड लैम्डा इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स। तो पहले हमारे पास गिवन क्या दिया यहां पे, लेट टी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा टी। तो अगर हम इसका देयरफॉर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। अगर इसका एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल लेंगे तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर एक्स माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो वी नो दैट कि जितने भी मिनिमल पॉलिनोमियल होते हैं वो सब इसको डिवाइड करेंगे। तो देयरफॉर जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा वो या तो x हो सकता है हो सकता है या फिर x माइनस लैम्डा हो सकता है या फिर x इंटू एक्स माइनस लैम्डा। ये 3 पॉसिबिलिटी है मिनिमल पॉलिनोमियल की। अब सपोज फॉर एग्जांपल मिनिमल पॉलिनोमियल ये हो गया, तो देयरफॉर जो हमारे पास लैम्डा होगी वो सिर्फ 0 आइगन वैल्यू होगा। लैम्डा ये आइगन वैल्यू 0। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, अगर मैं मिनिमल पॉलिनोमियल को x लेता हूं, ठीक है, एक बार x लेंगे, एक बार x माइनस लैम्डा लेंगे और एक बार x इंटू एक्स माइनस लैम्डा। तो यहां पर अगर आइगन वैल्यू, अगर मिनिमल पॉलिनोमियल x है, दैट मीन्स उसका जो आइगन वैल्यू होगा वो सिर्फ 0 होगा। तो देयरफॉर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, टी ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा एक्स सच दैट कि ये जो x होगा वो 0 वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पे 0 वेक्टर ले लूं तो ये इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है।
तो देयरफॉर हमें ये कह रहा है कि क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अब ये टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स लिख सकते हैं, वेयर एक्स इज अ जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू आर एस टू एन। नाउ अगर हम इस पर नॉर्म अप्लाई करेंगे तो नॉर्म ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ लैम्बडा एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ लैम्बडा नॉर्म ऑफ एक्स। अब ये नॉर्म की प्रॉपर्टी होती है कि नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू मॉड अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, तो वो प्रॉपर्टी यूज करके हम ये प्रूव कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर यहां पे x माइनस लैम्बडा मीन्स उसकी जो आइगन वैल्यू होगी पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन की वो क्या होगी लैम्बडा, तो बाय यूजिंग ये डेफिनेशन होता है कि टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स वेयर आई इज अ आइगन वैल्यू, तो देन देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर एक्स सच दैट टी ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज लैम्बडा एक्स। अगर मैट्रिक्स होगा तो ए एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स ऐसे लिख सकते हैं, ये डेफिनेशन है लैम्बडा की। बट यहां पे जो एक्स होगा उसे हम क्या लेंगे नॉन जीरो। अगर लैम्बडा आइगन वैल्यू है तो देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर एक्स सच दैट टी ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज लैम्बडा एक्स वेयर लैम्बडा इज आइगन वैल्यू ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक इसी तरीके से अगर ये पॉलिनोमियल होगा तो भी हम क्या कर सकते हैं, लैम्बडा एक आइगन वैल्यू तो होगी, मीन्स टी ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स। अब यहाँ पे ठीक इसी तरीके से अगर जब नॉर्म अप्लाई करेंगे तो नॉर्म ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू मॉड लैम्बडा इंटू एक्स, मीन्स तीनों केसेस में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मीन्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट है। सेकेंड में ये कह रहा है कि अगर सपोज ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि जो इमेज का नॉर्म उस वेक्टर के नॉर्म के इक्वल हो जाए, मीन्स एक्स पे जब हम नॉर्म अप्लाई करें टी अप्लाई करेंगे तो जो इमेज का नॉर्म और वेक्टर का नॉर्म अगर सेम होगा तो सम फॉर सम नॉन जीरो वेक्टर, तो किसी नॉन जीरो वेक्टर के लिए मतलब कोई एक ऐसा नॉन जीरो वेक्टर होगा सच दैट कि लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस वन। तो फिर से हम यूज करेंगे अपने रिजल्ट का कि लेट सपोज भी हमारे पास दिया है कि टी ऑफ ये हमारे पास गिवन है कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्बडा टी, एक तो ये गिवन है और ये कह रहा है यहाँ पे कि हियर नॉर्म ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, तो लेट मॉड ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स, नॉर्म ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स। अगर हम इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये हो जाएगा नॉर्म ऑफ टी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अप्लाइंग बोथ साइड स्क्वायर, तो देयरफॉर इसे हम क्या लिख सकते हैं टी एक्स ट्रांसपोज टी एक्स इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज एक्स। ठीक है, या फिर हम इसे इनर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं कि नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट द इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विथ एक्स, बट यहां पे अगर हम इसे ट्रांसपोज के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब ट्रांसपोज अप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स टी इज इक्वल टू टी टी इज इक्वल टू टी एक्स, और यहाँ पे ये एक्स टेस एक्स, तो देयरफॉर यहां से एक्स एक्स कैंसल, तो देयरफॉर टी ट्रांसपोज टी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो टी है वो इन्वर्टिबल होगा क्योंकि एक ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट हो गई सच दैट कि क्या आंसर आ रहा है आइडेंटिटी, तो देयरफॉर टी इज अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो टी क्या हो जाएगा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो जाएगा, तो देयरफॉर टी इनवर्स एग्जिस्ट होगी। अब जब टी इनवर्स एग्जिस्ट होगा तो हम गिवन कंडीशन में टी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से हमारे पास क्या होगा ये टी इज इक्वल टू, अगर हम इसे टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यहां पे ये टी है। ठीक, तो जब हम यहां पे टी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा टी, और यहां पे टी इनवर्स टी क्या हो जाएगा आइडेंटिटी, मतलब ये लैम्बडा आइडेंटिटी, तो यहां से हमारे पास मिलेगा टी इज इक्वल टू लैम्बडा आइडेंटिटी। अब ये हो गया, तो देयरफॉर अब ये टी की वैल्यू उठा के यहां पुट कर देंगे क्योंकि टी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी लैम्बडा आई, तो देयरफॉर जब यहां पे हम पुट करेंगे लैम्बडा आई ट्रांसपोज इज इक्वल टू लैम्बडा आई इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो देयरफॉर बट लैम्बडा
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर, और आइडेंटिटी का ट्रांसपोज लेंगे और आइडेंटिटी को फिर से आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ यही आएगा। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो लैम्बडा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1, तो देयरफॉर लैम्बडा की वैल्यू क्या हो जाएगी +-1। और सेकंड ऑप्शन यही था कि क्या कोई ऐसी सम नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट हो रही है सच दैट कि लैम्बडा इज इक्वल टू -1। तो हाँ, ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट हो रहा है, तो देयरफॉर बी हमारे पास राइट हो गया। अब सी ऑप्शन में ये कह रहा है कि अगर सपोज टी को हम लिख सकते हैं लैम्बडा इंटू आइडेंटिटी वेयर आई इज द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑन R/n। तो हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल ले लेंगे जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, बट टी कैन नॉट बी रिटन एज लैम्बडा आई। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक मैट्रिक्स ले लें T इज इक्वल टू, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन सपोज A, सपोज इस तरीके का हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर अगर हम यहाँ पे टी स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, ये सारे एंट्रीज के ए स्क्वायर मतलब, अब जब इसे स्क्वायर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3a 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 3a, ऐसे सारे 3 हो जाएंगे। तो यहां से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारे पास t आ जाएगा। तो देयरफॉर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3t। तो यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू क्या आ जा रही है 3। तो ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्बडा टी। और फिर ये क्या कह रहा है कि हम टी को कैसे ले सकते हैं, लैम्बडा इंटू आइडेंटिटी, बट यहां पे टी ए इंटू 1 इस तरीके से आएगा। तो क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। तो देयरफॉर इस मैट्रिक्स को हम ए इंटू इस फॉर्म में तो ले सकते हैं, बट यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं आ रहा, बट ये क्या कह रहा है कि टी इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू आइडेंटिटी, अगर वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई हो रहा है, बट ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। ठीक इसी तरीके से टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी एक्स ग्रेटर देन नॉर्म ऑफ एक्स फॉर अ नॉन जीरो वेक्टर एक्स बिलोंग्स टू R/n, देन टी इज अ नेसेसरीली सिंगुलर। अब ये कह रहा है कि टी हमेशा सिंगुलर होगा मतलब डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो काम करके एक ऐसा मैट्रिक्स ले लेना, स्केलर मैट्रिक्स ए वेयर ए इज नॉन जीरो और बाकी सारे एंट्री 0। तो यहाँ पे 2x2 का 1 एंट्री भी ले सकते हैं, 2 एंट्री भी ले सकते हैं। क्लियरली इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा और ये इस कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स है तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ पे। तो और इसके अलावा ये कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करेगी कि टी ऑफ एक्स मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन मॉड एक्स होगी। तो यहाँ पे 1 मत लिखना, 2 क्योंकि ग्रेटर देन बोला है, तो यहाँ पे 2 या 3 कोई भी स्केलर मैट्रिक्स यहाँ पे 2, 3, 4 ले लेना। तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, बट यहाँ पे टी क्या है, सिंगुलर नहीं, क्योंकि ये कैसा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि डिटर्मिनेंट इसका नॉन जीरो होगा। तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है, फर्स्ट सेकंड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 152 कि n be a 3x3 नॉन जीरो मैट्रिक्स विद द प्रॉपर्टी n क्यूब इज इक्वल टू 0, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। तो इसमें से ये पूछ रहा है कि 3x3 का एक मैट्रिक्स दिया है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लियरली ये एक नील पोटेंट मैट्रिक्स है, और नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर कोई भी an×n मैट्रिक्स है तो देयर एग्जिस्ट इंडेक्स k सच दैट n⁻k इज इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पे इंडेक्स क्या है 3, अगर n के किसी एक पावर करने पे या फिर कोई भी मैट्रिक्स है उसका अगर k पावर करने पे 0 आ रहा है, दैट मीन्स वो मैट्रिक्स कैसा है, नील पोटेंट मैट्रिक्स। अब नील पोटेंट मैट्रिक्स के कुछ रिजल्ट है कि नील पोटेंट मैट्रिक्स नेवर बी डायगोनलाइजेबल। नील पोटेंट मैट्रिक्स कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होता। सेकेंड कंडीशन, उसके सारे आइगन वैल्यू 0 होते हैं। थर्ड ये कि अगर वो नॉन जीरो वेक्टर है, अगर नील पोटेंट मैट्रिक्स अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो हमेशा उसके पास एटलीस्ट 1 नॉन जीरो आइगन वेक्टर होंगे, बट कंडीशन क्या है, मैट्रिक्स नॉन जीरो होना चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि n इज नॉट सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ, क्योंकि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है, मीन्स ये किसी भी मैट्रिक्स को सिमिलर नहीं होगा, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर नहीं होगा। तो देयरफॉर ये ऑप्शन राइट है। सेकेंड कह रहा है कि n इज सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स।
मीन्स मैट्रिक्स तो डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, बट ये मैट्रिक्स कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होता क्योंकि मैट्रिक्स कैसा है, नील पोटेंट। तो देयरफॉर बी ऑप्शन रॉन्ग। सी ऑप्शन कह रहा है कि एन के पास एक नॉन जीरो आइगन वेक्टर होगा। हाँ, तो क्लियरली एक, क्योंकि मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, अरे नॉन जीरो मैट्रिक्स है क्योंकि गिवन दिया है क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे मैट्रिक्स नॉन जीरो है, और अगर मैट्रिक्स नॉन जीरो है तो मैट्रिक्स का रैंक कभी भी, अरे मैट्रिक्स का जो कर्नल टी है, यानी कि नल वेक्टर की डायमेंशन कभी जीरो नहीं हो सकती, और अगर नल वेक्टर का डायमेंशन जीरो नहीं है मीन्स उसके पास एक वेक्टर तो ऐसे होंगे एंड हैज अ नॉन जीरो आइगन वेक्टर हमेशा होगा। तो देयरफॉर ये स्टेटमेंट ट्रू है। लास्ट में कह रहा है कि एन के पास 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे। अब अगर एन के पास 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3x3, और इसके पहले मैं एक लेक्चर में बता चुका हूं कि कोई भी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो उसके जितने भी आइगन वेक्टर होंगे वो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अब अगर सपोज मान लेते हैं कि उसके पास एन के पास 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है, मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 है, मीन्स मैट्रिक्स कैसा होगा, डायगोनलाइजेबल। बट नील पोटेंट मैट्रिक्स कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होता, मीन्स ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। तो हमारा ए और सी ऑप्शन राइट है ना। क्वेश्चन नंबर 153, अब ये रिलेटेड है 1 ऑन टू फंक्शन और कंपोजिट मैप से। तो मैं आपको सिंपल रिजल्ट बता देता हूं। सॉल्यूशन नंबर 153। अब कंपोजिट मैप क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ए सेट, बी सेट एंड सी सेट है। सपोज यहां से यहां तक एक फंक्शन जा रहा है एफ, यहां से यहां तक एक फंक्शन जा रहा है जी। तो हम कंपोजिट मैप डिफाइन करते हैं जी टू एफ। तो ये जो फंक्शन है वो कहां से कहां तक जाता है, ए से सी। अगर हम एफ कंपोजिट जी करेंगे तो ये हमारा फंक्शन होगा सी टू ए। तो ये हमारे पास हो गया कंपोजिट मैप कि एफ अगर ए से बी जा रहा है, बी सी से जाता है, तो जी कंपोजिट एफ कहां से जाता है, ए से सी। और अगर सपोज एफ कंपोजिट जी करेंगे तो सी टू ए जाएगा। तो यहां पे रिजल्ट ये है, एफ एंड जी अगर ये 1 है या फिर ऑन टू है या फिर इनवर्टिबल है, मीन्स अगर एफ एंड जी बोथ आर 1 और 2 और इनवर्टिबल, इंप्लाइज दैट कि जी कंपोजिट एफ एंड एफ कंपोजिट जी इज, अगर ये 1 है दोनों तो ये 1 होगा, अगर ये ऑन टू है तो ये ऑन टू होगा, अगर ये इन्वर्टिबल है तो ये क्या होगा, इन्वर्टिबल। मीन्स एफ एंड जी आर 1 देन एफ कंपोजिट जी इज 1। अगर वो ऑन टू है तो कंपोजिट ऑन टू होगा, अगर दोनों इन्वर्टिबल है तो उसका जो कंपोजिट मैप होगा वो भी इन्वर्टिबल होगा। ये तो हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब कन्वर्स में देखते हैं, अगर जी कंपोजिट एफ, अगर ये 1 है तो एफ हमेशा 1 होगा। जी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, वी कैन नॉट से अबाउट जी। जी 1 भी हो सकता है, ऑन टू भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। जी कंपोजिट एफ अगर ऑन टू है तो हम ये कहेंगे जो जी है वो ऑन टू होगा। अब यहां पे एफ के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अगर जी कंपोजिट एफ 1 है तो एफ हमेशा मस्ट भी 1 होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है सिर्फ डोमेन पे। तो देयरफॉर एफ 1 होगा। ऑन टू है तो ये डिपेंड करता है को डोमेन पे, यानी कि सेकेंड सेट के को डोमेन के बारे में कहेगा, लेकिन फर्स्ट के बारे में ना ऑन टू के बारे में कहेगा ना 1 के बारे में कहेगा। तो ये आपको रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। अब यहां पे क्या कह रहा है कि एस जो है वो आर क्यूब से लेके आर एस टू 4 तक जा रहा है और टी आर एस टू 4 से लेके आर क्यूब तक जा रहा है, सच दैट कि टी कंपोजिट एस इज द आइडेंटिटी मैप ऑन आर क्यूब। मीन्स ये कह रहा है कि जो टी कंपोजिट एस है ये एक आइडेंटिटी मैप है आर क्यूब से लेके आर क्यूब तक। अब ये आइडेंटिटी मैप है एंड वी नो दैट कि एवरी आइडेंटिटी मैप इज इन्वर्टिबल। अब ये मैट्रिक्स कैसा, इन्वर्टिबल।
अब इन्वर्टिबल है मीन्स ये 1 1 होगा एंड ऑन टू होगा। अब 1 1 ये क्या बताएगा, मीन्स हमारे पास जो एस है ये क्या होगा 1 1, टी यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑन टू। मीन्स अगर हमारे पास टी कंपोजिट एस अगर ये इन्वर्टिबल है तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स के 1 1 के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि ये ऑन टू भी है तो ये हम टी के बारे में ऑन टू बता सकते हैं। मतलब यहां से हमें ये निकल के आ रहा है कि जो एस है वो कैसा मैप है 1 1 है और टी जो है वो ऑन टू है। बट हमने रिजल्ट क्या देखा है कि अगर एफ एंड जी, जैसे यहाँ पे एस और टी दोनों अगर 1 1 होंगे तो कंपोजिट के बारे में कह सकते हैं कि 1 1 होगा। अगर दोनों ऑन टू होंगे तो कंपोजिट के बारे में कह सकते हैं ऑन टू होगा। और दोनों अगर इन्वर्टिबल होंगे तो इन्वर्टिबल यानी 1 1 ऑन टू दोनों। बट यहाँ पे एस के बारे में 1 1 कह रहा है, टी के बारे में ऑन टू कह रहा है। तो जो हमारे पास पूछा है कि एस कंपोजिट एस, तो एस कंपोजिट एस के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। मतलब ये पॉसिबल है कि ये नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। मीन्स ऐसे एग्जाम्पल काउंटर एग्जाम्पल हम ढूंढ सकते हैं कि जिसमें एस और टी दोनों क्या होंगे 1 1 ऑन टू दोनों नहीं होंगे। तो देयरफॉर ये कह रहा है आइडेंटिटी मैप तो नहीं, ये कह रहा है कि 1 1 होंगे तो कुछ नहीं कह सकते, हम मैट्रिक्स ऐसा मैप ढूंढ सकते हैं। ये कह रहा है ऑन टू होगा नहीं, ये कह रहा है नाइदर, तो ये राइट हो जाएगा। तो अगर एग्जाम्पल ढूंढना है तो हम जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है कि सपोज ये जो एस कंपोजिट टी है, तो एस कंपोजिट टी मीन्स हमारा डोमेन क्या होगा टी। तो ये मैप कैसे जाएगा, यहाँ पे टी जो मैप है वो कहां से कहां तक जा रहा है R⁴ से R³ तक जा रहा है। यानी कि जो टी है वो R⁴ से लेके R³ तक जा रहा है। तो टी को हम डिफाइन करेंगे टी ऑफ ABCD इज इक्वल टू ABC, ठीक है। और एस कहां से कहां तक जा रहा है R³ से लेके R4 तक, तो एस को डिफाइन करेंगे ABC इज इक्वल टू ABC0। तो अब यहां पे इस तरीके से हम डिफाइन करके फिर से प्रूव कर सकते हैं कि ये 1 1 ऑन टू दोनों नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैप का यूज करके ये आपको होमवर्क में है कि आपको ये प्रूव करना है कि ये जो मैप है नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो ये होमवर्क में है कि आपको प्रूव करना है कि ये जो मैप है कि टी को इस तरीके से मैप डिफाइन करेंगे जो कि R⁴ से R³ जा रहा है, और ये जो मैप है जो कि R³ से लेके R⁴ तक जा रहा है। बट जब हम इसका कंपोजिट मैप डिफाइन करेंगे तो कंपोजिट मैप क्या होगा नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। और कंपोजिट मैप क्या एस कंपोजिट टी डिफाइन करना, तो एस कंपोजिट टी नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो ये होमवर्क में आपको प्रूव करना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 154। तो ये एक सिंपल फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखना नेट के एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन ढूंढने हैं और सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करना है जो कि डायरेक्टली फॉर्मूले के बेस पे होते हैं। और एवरी ईयर का ये जून में हो 15 to 20 मार्क्स हर पेपर में 15 to 20 मार्क्स सिर्फ फॉर्मूले के बेस पे होते हैं। यानी अगर सिंपल फॉर्मूला पता है, ग्रुप थ्योरी हो चाहे लीनियर अलजेब्रा हो चाहे नंबर थ्योरी हो, तो सिर्फ फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चंस होते हैं। तो वहां पे आपको टाइम का यूज करना है कि जितने मिनिमम टाइम आप कुछ क्वेश्चन को कर सकते हो वो अच्छा है। और यहाँ पे आपके मार्क्स गेन होते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका सिंपल फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम बचाना है। तो जो टाइम सेव होता है सिर्फ ऐसे क्वेश्चन में ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 154, तो ये लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है कि V अगर एक 3 डायमेंशनल का वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F3 ऑफ 3 एलिमेंट, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट 1 डायमेंशन सब स्पेस ऑफ V। मीन्स ये कह रहा है कि अगर मान लो एक वेक्टर स्पेस V है, ठीक है, और इस वेक्टर स्पेस का सपोज डायमेंशन सपोज कुछ n है, मीन्स डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस इज n। और जिस वेक्टर स्पेस को जिस फील्ड के ऊपर किया है उस फील्ड का जो नंबर ऑफ एलिमेंट है सपोज p है, क्योंकि ये फील्ड क्या होगा सपोज ये कुछ ZP के फॉर्म में होगा। तो देयरफॉर अगर कोई फाइनाइट फील्ड है तो
तो मीन्स एफ के फॉर्म में होता है वेयर पी इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि जेड पी इज अ फील्ड इफ एंड ओनली पी इज अ प्राइम नंबर। अब मान लेते हैं इसके अंदर कोई एक सब स्पेस है W, और इस W का जो डायमेंशन है वो सपोज K है। देन जो नंबर ऑफ सब स्पेस, तो जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट K डायमेंशन के जो सब स्पेस होंगे वो कितने होंगे, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट K डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ V। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका, P रेज टू K माइनस P रेज टू N माइनस P1 P रेज टू N माइनस P सॉल्व अप टू लास्ट में P रेज टू N माइनस P रेज टू K माइनस 1 अपॉन में P रेज टू K माइनस 1 P रेज टू K माइनस P सॉल्व अप टू P रेज टू K माइनस P रेज टू K माइनस 1। तो ये सिंपल फॉर्मूला है। तो जहां पे P क्या है, ZP का जो ऑर्डर होगा यानी कि फील्ड की ऑर्डर, N यहाँ पे क्या है वेक्टर स्पेस का डायमेंशन, और K क्या है यहाँ पे, K इज अ डायमेंशन ऑफ सब स्पेस। तो क्लियरली यहाँ पे V का डायमेंशन कितना है 3, मतलब N इज इक्वल टू 3। फील्ड का डायमेंशन, फील्ड के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है F3 यानी 3, P इज इक्वल टू 3, और K क्या है यहाँ पे 1। तो देयरफॉर वन डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ V कितने हो जाएंगे, सिर्फ फॉर्मूले में पुट कर देना है सिंपल। यहाँ पे 3, अब ये N कितना यहाँ पे 3 माइनस, अब K की वैल्यू कहां तक जाना है, K माइनस 1, तो यहाँ पे K पुट करेंगे 1, तो 1 माइनस 1 0, और 3 रेज टू 0 क्या होगा 1, मीन सिर्फ इतना ही टर्म लेना। ऐसे नीचे कहां से स्टार्ट करना है, K से, और K की वैल्यू क्या है 1, मतलब 3 रेज टू 1 माइनस 3 रेज टू P रेज टू K माइनस 1, यानी 3 रेज टू 1 माइनस 1 0। तो 3 का क्यूब 27 माइनस 1 26 अपॉन 3 माइनस 1 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 13। तो ये सिंपल फॉर्मूले के बेस पे ये क्वेश्चन है। तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 55 कि n अगर हमारे पास इंटीजर है वेयर n इज ग्रेटर देन 3, you want to solve up to un be a linearly independent element in a vector space over R is to n. Now set u naught is equal to 0, u n प्लस 1 इज इक्वल टू यू। मीन्स हमारे पास सिंपल n एक मतलब वेक्टर दिए हैं, और वेक्टर को डिफाइन कर मतलब u1 से लेकर u1 तक लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर दिया, और हमें डिफाइन करना है u n प्लस 1, सॉरी तो ये v है, ठीक है। तो v नॉट इस तरीके से डिफाइन किया और वी एन प्लस 1 को इस तरीके से डिफाइन किया, और डब्ल्यू आई डिफाइन किया है यू आई माइनस 1 और यू आई। और ये हमारे पास पूछ रहा है कि जो v1 से लेके vn तक सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा जब n की वैल्यू 2010 होगी, v1 से लेके vn तक लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा जब n की वैल्यू 2011। तो सिंपल ये इवन ऑड का केस है। जब भी हमारे पास, मैंने हर लेक्चर में ये बताता हूं कि जब भी हमारे पास ऑर्डर ग्रेटर देन, बहुत ही ग्रेटर हो, बिग नंबर हो, तो हमेशा उसे 2, 3 या 4 के लिए ही करना है। अब यहाँ पे 2010 इवन है तो हम इवन के लिए 4 ले लेंगे। 2011, अब यहाँ पे 2 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 2 के लिए ऑलरेडी यहाँ पे सिंपल डिफाइन ही कर दिया है कि v नॉट इज इक्वल टू 0, vn प्लस 1 इज इक्वल टू u। तो 2 के लिए काम नहीं, कम से कम मिनिमम 4 लेना पड़ेगा इवन, ठीक है। तो इवन के लिए 4 लेंगे, ऑड के लिए 3। तो कैसे करना है मैं आपको हिंट दे देता हूं, और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 155। अब यहां पे हमारे पास गिवन क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि एक सेट दिया है u1 u2 सॉल्व अप टू un। ये कैसे, सपोज लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, तो सपोज हम u1 को e1 ले लेते हैं, u2 को e2 ले लेते हैं, और सॉल्व अप टू u1 को en ले लेते हैं। तो वेयर e1 क्या होगा 1 0 0 इस तरीके से होंगे, लास्ट में 0। ऐसे e2 क्या होगा, यहाँ पे 0 1 0 0 0 इस तरीके से होंगे, ठीक है।
तो इस तरीके का हम, क्योंकि ये आपस में क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होते हैं। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 2010 है, मीन्स ये इवन है, तो इवन के लिए 4 लेंगे, और n इज इक्वल टू 2011, ये ऑड है, तो n इज इक्वल टू 3। तो हम स्टार्ट करते हैं, सपोज n इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास वेक्टर कितने हो जाएंगे अब, u1, u2 एंड u3। अब u1 की वैल्यू क्या है, e1, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 100। ठीक इसी तरीके से हम e2 निकाल सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 010। ठीक इसी तरीके से जब हम e3 निकालेंगे तो ये हमारे पास 001 होगा, क्योंकि ये आपस में कैसे होते हैं, सब लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं। ना अब डिफाइन किस तरीके से किया है, v0 को 0 लेना है, vn+1 को u1 लेना है, और vi को डिफाइन इस तरीके से किया है कि ui+1, मतलब जो भी वेक्टर है vi उसमें ui प्लस उसका नेक्स्ट वाला लेना है। मीन्स अगर सपोज हमें v1 डिफाइन करना है तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, u1 प्लस u2। अब यहाँ पे u1 क्या है हमारे पास 100 और u2 क्या है 010, तो अगर इसे ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 110। ठीक इसी तरीके से हम v2 निकाल सकते हैं, v3 निकाल सकते हैं। अब v2 क्या होगा, v2 प्लस v3, मीन्स सेकेंड और थर्ड एंट्री 1 होगी, फर्स्ट एंट्री 0, यानी 011। अब v3 डिफाइन करेंगे तो v3 क्या होगा, अब v3 के लिए हमारे पास पहले से इसने कॉन्सेप्ट दिया है कि जब भी, सॉरी ये ठीक है, ये u0 ही है कि u0 को 0 लेना है एंड un+ को u1 लेना है। ठीक है, ये सही है। तो यहाँ पे u0 इज इक्वल टू 0, u1+1 इज इक्वल टू u1। तो यहाँ पे v3 को कैसे डिफाइन करेंगे, v3 प्लस u3 प्लस u4, बट un+1 को कैसे डिफाइन किया, u1, यानी कि इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, u3 प्लस u1। तो यहाँ पे थर्ड वाला एंट्री और फर्स्ट वाला एंट्री 1 होगा, बाकी सेकेंड 0। तो अब हमें ये चेक करना है कि जो v1, v2, v3 क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए क्या करते हैं, सिंपल मैट्रिक्स बना दो इसका। तो अगर हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये कैसे होगा, 1 1 0 0 1 1 1 0 1। अब सिंपल इसका रैंक निकालेंगे, तो रैंक कैसे निकालते हैं, तो सपोज अगर इसे माइनस करेंगे तो ये 1 1 0 0 1 1, तो ये 1 -1 0 0 -1 -1 और 1 -0 1। फिर अगर इसे माइनस करेंगे तो ये 1 1 0 0 1 1 और ये ऐड कर देंगे तो 0 0 और 1 + 1 2। तो क्लियरली ये एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट यानी कि 2। तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो वो मैट्रिक्स कभी भी इन्वर्टिबल होता है। मीन्स मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा, 3, यानी कि सारे वेक्टर्स कैसे हो गए, ये सारे आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। मीन्स जो हमारा पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि ऑड के लिए ये सारे v1 से लेके vn तक ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक इसी तरीके से हम बाकी सारे एग्जांपल्स को भी प्रूव कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे शायद ये फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग होगा, या आप चेक कर सकते हो, और सी डी ऑप्शन राइट है। तो आप चेक कर लेना एक बार, सेम इसी मेथड से ऐसे v1 से लेके vn तक e1 के लिए यानी कि n = 4 के लिए लेंगे। यहाँ पे w पहले एक बार ऑड के लिए इसमें चेक कर लेना, और फिर 4 लेके 4 के लिए चेक कर सकते हैं। तो इसमें से शायद ए ऑप्शन रॉन्ग है, बी और सी डी ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 156, ये IIT एग्जाम का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ बेसिस फॉर द सबस्पेस। तो बेसिस क्या होता है कि W के हर एक एलिमेंट को हम उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो सिंपल क्या करते हैं, पहले हम डायमेंशन निकालते हैं और डायमेंशन से आधे ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं। अब देखो हमारे पास ये W कैसे दिया है कि x y t और यहां पे 2 इक्वेशन है। तो डायमेंशन W का क्या होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो यहां पे नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, x y t, यानी कि जो नंबर ऑफ वेरिएबल है वो कितने हो जाएंगे, 3। अब नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है और नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हैं, 2। तो यानी कि
x प्लस 2y प्लस टी इज इक्वल टू 0 प्लस वाई प्लस टी, क्योंकि x का टर्म नहीं है तो यहाँ पे हम 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं। अब अगर इसी का मैट्रिक्स बनाएंगे तो मैट्रिक्स क्या होगा 1 2 1 0 1 1। तो क्लियरली ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, तो हम इसे चेक कर सकते हैं क्योंकि इस मैट्रिक्स के पास नंबर ऑफ 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। तो देयरफॉर यहाँ पे 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, और वो कैसे, 2 इक्वेशन है और वो आपस में कैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो देयरफॉर जो डायमेंशन होगा W का वो क्या होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल। तो कितने वेरिएबल, x y t यानी कि 3 माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन, तो 2 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, यानी कि बेसिस के पास सिर्फ एक एलिमेंट होंगे। अब यहां पे ध्यान दो, इसके पास 3 एलिमेंट है रॉन्ग, इसके पास 2 एलिमेंट है, ये भी रॉन्ग, यानी कि ऑप्शन में हमारे पास या तो सी होगा या तो डी होगा। बट यहां अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो थर्ड एंट्री है वो 0 है, बट यहाँ पे ये 2 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग, ये ऐसे भी राइट होगा। बट हम ये फाइंड करते हैं कि क्यों ऐसा। तो सिंपल आपको यहाँ पे करना क्या है, अगर इसे हम सॉल्व करें, सपोज x को मैं a ले लेता हूं, ठीक है। अगर मैं x को सपोज a पुट कर दूं, ये सपोज एक पैरामीटर है कि x के प्लेस पे a पुट कर देते, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस टी। y के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस टी। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो x के प्लेस पे a पुट कर देंगे 2y, और t के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, सपोज माइनस y इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास 2y माइनस y कितना हो जाएगा, y, और a की वैल्यू ये साइड आके माइनस है, यानी हम x को भी a के टर्म्स में लिख रहे हैं, y को भी a के टर्म्स में लिख रहे हैं, और t तो ऑलरेडी माइनस y है, यानी कि t के प्लेस पे हम माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि सारे वेरिएबल को हम a के टर्म्स में लिख सकते हैं। यानी कि इसके जितने ही वेक्टर है, x को मैं क्या लिख सकता हूँ a, y के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ माइनस a, और ये 0 और t के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ a। तो बेसिस निकालना तो a को कॉमन ले लेंगे क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 0 1, तो ये हमारे पास बेसिस रहेगा, और ये ऑप्शन यही है। तो देयरफॉर डी ऑप्शन करेक्ट, 1 माइनस 1 0 और 1, तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 157, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फील्ड थ्योरी का, और ये सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ डिग्री निकालना है। तो जब हम फील्ड एक्सटेंशन की बात करते हैं कि द डिग्री ऑफ द एक्सटेंशन, यानी कि q√2 प्लस 3√2 का फील्ड q√2 के ऊपर डिग्री निकालना है, तो सिंपल क्या कर देंगे, हम डायमेंशन निकाल देंगे q√2 प्लस 3√2 का ओवर q√2। अब डायमेंशन निकालना है मीन्स हमें बेसिस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं जो ओवर द फील्ड q√2 के ऊपर q√2 प्लस 3√2 के सारे एलिमेंट को जनरेट करता है। मीन्स हमें इस वेक्टर के पास, मतलब ये जो हमारे पास फील्ड है, हमें इसके पास ऐसे सेट ऑफ एलिमेंट निकालने जिसे हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। मीन्स सिंपल हमें डायमेंशन निकालना है, तो q√2 प्लस 3√2 ओवर q√2। अब जैसे एक चीज है कि f ऑफ अल्फा, इसका मतलब क्या होता है, a प्लस अल्फा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू फील्ड। एक तो आपको एक रिजल्ट ये याद रखना है, सेकेंड ये याद रखना है कि f ऑफ अल्फा प्लस बीटा अगर कहीं पे ऐसे लिखा है तो इसे हम लिख सकते हैं f ऑफ अल्फा कॉमा बीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या कह रहा है कि q√2 प्लस 2⁻³ का डिग्री निकालना है ओवर q√2। तो अच्छा, इसके हर एक एलिमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम एक बेसिस ले लेंगे, जैसे कि 1 2⁻⁴ 2⁻²/3। अब ये b ये बेसिस है, तो इसके हर एक एलिमेंट को हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, यानी कि q√2 प्लस 3√2 कैन बी रिटन एज
a इंटू 1 प्लस b इंटू 2⁻⁴ c इंटू 2⁻²/3 वेयर a b c बिलोंग्स टू q√2। क्योंकि देखो ये सारे एलिमेंट कहाँ है, √2 ये इसके एलिमेंट होंगे और बाकी ये जो √3 इसको अलग से लिख देंगे। तो ये हमारे पास बेसिस, यानी कि इसके हर एलिमेंट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं a इंटू 1 b इंटू 2⁻⁴ प्लस c इंटू 2⁻⁴। क्यों ऐसे? क्योंकि इस एलिमेंट को हम लिख सकते हैं q⁻√2 और 2⁻⁴ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब ये हम बेसिस के पास कितने एलिमेंट है, 1 2 3। तो देयरफॉर जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन होगी q√2 प्लस 2√3 ओवर q√2 के ऊपर कितना हो जाएगा, 3। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे 3 है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग। बट आपको होमवर्क के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर सपोज ये क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे अगर डिग्री ऑफ एक्सटेंशन निकालना है q√2 का 2√3 ओवर q√2, अरे सॉरी क्यू पे निकालना है। एक तो ये डिग्री ऑफ एक्सटेंशन निकालना है, सेकेंड आपको ये निकालना है कि सपोज q√2 को ओवर q, इसका डायमेंशन क्या होगा, या फिर डिग्री ऑफ एक्सटेंशन, और q 2⁻³ ओवर q। तो ये 3 आपको होमवर्क के लिए कि इन तीनों का डायमेंशन निकालना है। मैं एक चीज बता रहा हूं, अगर सपोज f ऑफ अल्फा बीटा, अगर ये डिग्री ऑफ एक्सटेंशन है ये, ठीक है, तो अगर सपोज मुझे इसके ऊपर निकालना है तो सिंपल, सपोज अगर इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन m है और इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन n है, तो देयरफॉर f ऑफ अल्फा बीटा, इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ओवर f इज इक्वल टू m इंटू n। तो इस रिजल्ट का यूज करना है आपको और डिग्री ऑफ एक्सटेंशन निकालना। और डिग्री ऑफ एक्सटेंशन इज नथिंग बट द डायमेंशन ऑफ f ऑफ अल्फा ओवर f। अगर यहाँ पे कहीं ऐसे लिखा है कि f ऑफ अल्फा का हमें डिग्री ऑफ एक्सटेंशन निकालना, तो इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि f ऑफ अल्फा इज अ वेक्टर स्पेस ओवर f, जैसे c ओवर r। तो ये क्या है हमारे पास, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन c ओवर r क्या होगा, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a प्लस आई बीटा। तो देयरफॉर बेसिस के पास कौन कौन से एलिमेंट आ जाते हैं, 1i, यानी कि c के हर एक एलिमेंट को इसके इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि हर एलिमेंट को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं 1 इंटू आई, वेयर आई बी बिलोंग्स टू रियल नंबर मीन्स। तो देयरफॉर c का जो डायमेंशन होता है ओवर r वो कितना होता है, 2, क्योंकि बेसिस के पास कितने एलिमेंट है, 2। या फिर ये कह सकते हैं डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ c ओवर r इज नथिंग बट 2। तो ये क्वेश्चन है, आपको 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में और कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 158, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। रिड्यूसिबल, इसे काफी कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, जैसे कि मैक्सिमल आइडियल, रिड्यूसिबल, इरिड्यूसिबल, तो ये सारे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं इसमें। तो सिंपल आपको मैं एक चीज बता देता हूं, अगर हमारे पास जैसे कि यहां पे f ऑफ x दिया, ठीक है, जैसे f ऑफ x है और यहां पे कोई आइडियल जनरेट हो रहा है, तो अगर ये मैक्सिमल आइडियल है तो ये आइसोमॉर्फिक होता है किसी फील्ड में, ठीक है, वेयर f इज अ फील्ड एंड दिस इज अ पॉलिनोमियल रिंग। और यहां पे अगर कोई मैक्सिमल आइडियल है तो ये हमेशा आइसोमॉर्फिक होता है फील्ड को। कोई भी आइडियल मैक्सिमम कब होगा, जब इसके अंदर जो भी जनरेट हो रहा है ये क्या होगा, इरिड्यूसिबल होना चाहिए। मतलब जो पॉलिनोमियल है वो क्या होना चाहिए, इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल होना चाहिए। अगर ये इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है तो इससे जो जनरेट होगा आइडियल वो हमेशा मैक्सिमल होगा, और पॉलिनोमियल रिंग का जो क्वोशंट रिंग होगा विथ रिस्पेक्ट टू मैक्सिमल आइडियल वो हमेशा फील्ड को आइसोमॉर्फिक होता है। अब ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि I1 बी द आइडियल जनरेटेड बाय, इससे आइडियल जनरेट हो रहा है, I2 जनरेट हो रहा है इससे, और हमें पूछ रहा है कि F1 और F2, तो क्या F1 फील्ड होगा या F2 फील्ड होगा। तो सिंपल क्या करना है कि जो आइडियल है ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमल आइडियल। मैक्सिमल आइडियल कब होना चाहिए,
कब होगा? जब ये दोनों आपस में क्या होंगे? इरेड्यूसिबल होंगे। इरेड्यूसिबल होगा मीन्स हम उसे फैक्टर नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब क्यू के अंदर हम उसे फैक्टर स्प्लिट नहीं कर सकते, या फिर मतलब हम उसे x प्लस अल्फा या फिर x प्लस बीटा इस फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अब चेक करते हैं, ये x⁴ प्लस 3x² प्लस 2, अब x³ प्लस 1, तो ये तो सिंपल फॉर्मूला ही है हमारे पास कि इसे मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 x² माइनस x प्लस 1। अब ये तो सिंपल फॉर्मूला यूज करके हम कह सकते हैं कि ये स्प्लिट हो रहा है और सारे इसके कोएफिशिएंट कहां से आ रहे हैं? q से। तो देयरफॉर I2 तो क्लियरली इट इज नॉट अ इरेड्यूसिबल, तो देयरफॉर जो इससे आइडियल जनरेट होगा वो भी मैक्सिमल नहीं होगा, तो देयरफॉर ये जो क्वेश्चन ट्रिंग है वो कभी फिल्ड नहीं हो सकती। अब ये कैसे आ रहा है? यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करना है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 3x² को मैं 2x² प्लस x² लिख सकता हूं। इससे होगा क्या? यानी हमारे पास क्या है? x⁴ प्लस 3x² प्लस 2 है, तो सिंपल में इसे x⁴ प्लस 2x² प्लस x² प्लस 2 लिख सकता हूं। 3 को स्प्लिट कर दिए 2 प्लस 1 में। अब यहां से x² अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 2 प्लस x² प्लस 2। अब यहां से x² प्लस 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1, यानी कि इसे भी हम क्या कर सकते हैं? फैक्टर कर सकते हैं। तो देयरफॉर ये कैसा हो गया? रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल हो गया। अब अगर रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है तो इससे जो मैट्रिक्स जो भी आइडियल नहीं है, तो देयरफॉर ये जो भी यहाँ पे जो भी आइडियल जनरेट होगा f ऑफ x, तो ये जो क्वेश्चन रिंग होगा वो कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं होगा किसी भी फील्ड को। तो देयरफॉर ना ही पहला आइडियल, ना तो f1 ना तो f2 दोनों ही क्या होंगे? फील्ड नहीं होंगे। तो देयरफॉर f1 एंड f2 आर फील्ड, रॉन्ग। f1 इज अ फील्ड बट f2 इज नॉट अ फील्ड, रॉन्ग। f1 इज नॉट अ फील्ड बट f2 इज अ फील्ड, रॉन्ग। नाइदर f1 नॉर f2 आर फील्ड। तो ये थे 8 क्वेश्चन। अब इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 159 है कि सिंपल जनरल सॉल्यूशन निकालना है, वो किस फॉर्म में होगा? सिंपल क्वेश्चन है ये, तो जनरल सॉल्यूशन निकालना है और सिंपल ये कुछ नहीं है, कॉसी इक्वेशन का यूज करके हम इसका सिंपल क्या निकाल सकते हैं? लैग्रेंजर इक्वेशन का यूज करके हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सेकेंड, ये भी 160 क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो हमेशा की तरह जितने भी अप्लाइड की क्वेश्चन जो सॉल्यूशन होते हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो जिन्होंने भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दे। वहां पे आपको रेगुलर जो भी पीडीएफ्स होंगे, इसके अलावा जो भी वीडियोस होंगे, उनके लेक्चर्स आपको वहां पे लिंक, वहां पे आपको लेक्चर्स के मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां से आप पीडीएफ का लिंक भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप वीडियोस भी देख सकते हैं और इसके अलावा आप यूट्यूब से भी लिंक से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं और नीचे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आपको फेसबुक पेज का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक और वीडियोस के जो भी पीडीएफ का लिंक है वो आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। थैंक यू।